गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे +2 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में 100% श्योर आएगा। तो डिटरमिनेंट की अभी जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, हमने डिटरमिनेंट पढ़ा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को और 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बच्चों, कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से मैं कोशिश करूँगा कि ईज़िली हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें। फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2x2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो 4 -6 दैट इज़ -2। अब हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट में रो को तो कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, यानी हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो क्या थी 1 2, फर्स्ट कॉलम क्या है, सेकंड रो क्या है 3 4। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम, कोई चेंज हुआ नहीं। तो डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू of a determinant remains unchanged if its rows are changed into columns and columns are changed into rows। मतलब एक डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें और इसके कॉलम को रो में चेंज कर दें। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही डिटरमिनेंट मैंने फिर से ले लिया 1 2 3 4। ये मेरा फेवरेट डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 4 -6 -2। अब मैंने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया। प्यारे बच्चों, ये जो आप डबल साइडेड एरो देख रहे हैं, इसका मतलब है R1 की जगह R2 को लिख देंगे और R2 की जगह R1 को। कैसे, 3 4 जो कि R2 था मैंने इसको R1 बना दिया, 1 2 जो कि R1 था मैंने इसको R2 बना दिया। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो वैल्यू हो गई 6 -4 2, यानी कि न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ साइन चेंज हो गया। अब मैंने क्या किया, इस डिटरमिनेंट में जो सेकंड आया C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, यानी जो C1 है उसकी जगह C2 और जो C2 है उसकी जगह C1। तो 4 2 3 1। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, फिर से -2। तो प्यारे बच्चों, जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द साइन ऑफ determinant gets changed if any two rows or any two columns
आर इंटरचेंज्ड। मतलब आप डेटर्मिनेंट की कोई दो रो को या कोई दो कॉलम्स को आपस में चेंज कर लें तो डेटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान रखें। -2 में न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, लेकिन जब हमने यहाँ दो रो को आपस में चेंज किया तो माइनस से प्लस हो गया साइन, और जब हमने दो कॉलम को चेंज किया, इंटरचेंज किया, तो साइन प्लस से फिर क्या हो गया, माइनस। तो प्रॉपर्टी है, अगर आप डेटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डेटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? मैंने आपको एक डेटर्मिनेंट दिया 3/3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, और आपसे पूछा कि इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हमने डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा था, तो आप वहाँ से इस डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, चाहे आप इसको R1 से एक्सपेंड करें, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से या C3 से, तो 6 तरीके हैं हमारे पास। किसी भी तरीके से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। एक बार हम इसको कंफर्म करते हैं। मान लीजिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, सेकेंड रो से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो R2 का मतलब सेकेंड रो, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 4 जो कि 1 पोजीशन पे है, 2 1 का सम 3 है, तो इसका साइन चेंज होगा -4। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा आपके पास 2 3 2 3। सेकेंड एलिमेंट है 5, इसका साइन चेंज नहीं होगा। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा आपके पास 1 3 1 3। नेक्स्ट एलिमेंट है 6, इसका साइन चेंज होगा तो -6। इसको छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचेंगे 1 2 1 2। तो -4 इंटू 6 -6 +5 इंटू 3 -3 -6 इंटू 2 -2, दैट इज 0 + 0 + 0 = 0। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ ए डेटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डेटर्मिनेंट इज 0 if any two rows or any two columns are आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। आप इस एग्जाम्पल में नोट करें, जो R1 और R3 हैं वो सेम है। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा डेटर्मिनेंट आ जाए जिसमें कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो, तो आप उसको बिना एक्सपेंड किए कह सकते हैं कि उस डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। तो बच्चों इसके साथ आप एक प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी में आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर ऑल 0, then the value of determinant will be 0। क्या कि अगर डेटर्मिनेंट में किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों तो उस डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डेटर्मिनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको आप समझें। आपके पास एक डेटर्मिनेंट है, वही
1 2 3 4। इस डेटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 4 - 6 - 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब सिर्फ फर्स्ट रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया 5 10 और यहाँ हो गया 3 4। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 20 - 30 दैट इज़ -10। आप एक बात नोट करें, -2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी वैल्यू -10 आएगी। मतलब डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम by a scalar, if we multiply any row or any column by a scalar, then the value of determinant will be multiplied by same scalar। अगर हम डेटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ एक बात और नोट करें इसी प्रॉपर्टी को। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास। आपने इसको 5A किया, मतलब आपने पढ़ा था जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हर एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 10 15 20। यहाँ आप नोट करेंगे जब आप अगर आप इसका डेटर्मिनेंट निकालें 5A का, तो वो रहेगा 5 10 15 20 दैट इज़ 100 - 150 - 50। और अगर मैं यहाँ से A डेटर्मिनेंट निकालूँ तो वो रहेगा 4 - 6 - 2। यहाँ एक बात नोट कीजिए, -50 और ये है -2, यानी अगर मैं A डेटर्मिनेंट को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 5A डेटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं इसको 5 का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। जनरल रूल क्या है? इन जनरल A determinant is equal to K raised to power n into A determinant. Here n is the order of matrix. n is the order of matrix. बच्चों ये प्रॉपर्टी MCQ में पूछ ली जाती है कई बार एग्ज़ाम में। अभी आप प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज में आपने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो थर्ड क्वेश्चन में आपने प्रूव किया था ये, यहाँ जो A मैट्रिक्स थी वो 2x2 ऑर्डर की थी, और फोर्थ क्वेश्चन में आपने प्रूव किया ये, यहाँ जो A मैट्रिक्स थी वो 3x3 ऑर्डर की थी। आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। तो अगर मैं इस 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दूँ और इस 27 को 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दूँ तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, आप उसको K से मल्टीप्लाई करके उसका डेटर्मिनेंट बनाते हैं तो K रेज़ टू पावर n इंटू A डेटर्मिनेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये A मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फर्स्ट रो को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को भी। अभी डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेटर्मिनेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से यहाँ और 5 से यहाँ, तो डेटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 25 से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज़ 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। प्यारे बच्चों, अगर ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती तो यहाँ 25 की जगह 125 होता, यानी 5 का क्यूब होता, यहाँ 5 का क्यूब होता, यानी कि K रेज़ टू पावर n होता।
तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि MCQs में कई बार पूछ ली जाती है, हमारे छोटे क्वेश्चंस में आ जाती है एग्ज़ाम में, तो इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर आपके पास किसी डेटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में है, कैसे? जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये जो थर्ड कॉलम है इसमें आ जाता है D1 D2 और D3। अगर आपके पास कोई डेटर्मिनेंट है और उस डेटर्मिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम, जैसे इसका थर्ड कॉलम, दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में है, तो आप इसको दो डेटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? अभी जो देखिए थर्ड कॉलम है उसको आप स्प्लिट कर लेंगे, C1 C2 C3, यहाँ आ जाएगा D1 D2 D3। बाकी जो दोनों कॉलम हैं वो सेम रहेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। ये डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 5 है बच्चों। ये आपको ये प्रॉपर्टी आपको ये समझा रही है कि अगर आप इस अकेले डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें या फिर इन दोनों डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आप ऐड कर लें, तो इन दोनों रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 5 है। एक बार हम रिवाइज करते हैं सभी प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी दो प्रॉपर्टीज़ और हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि किसी डेटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर आप डेटर्मिनेंट में रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। सेकंड है, अगर आप डेटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डेटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर डेटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, या फिर अगर डेटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो भी उस डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम डेटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो डेटर्मिनेंट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर डेटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में है तो हम उसको दो डेटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों अगर यहाँ ये तो कॉलम था, मान लीजिए किसी रो में होता A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यहाँ होता D1 D2 और D3। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक डेटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में है तो आप उसको दो डेटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 6 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसको समझने के लिए हम एक डेटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 ऑर्डर का, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि अगर आप किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ के कोई स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नॉन जीरो नंबर, किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर दें तो, या फिर किसी कॉलम को
किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आर आई प्लस के आर जे, या फिर सी आई प्लस के सी जे। यहाँ जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर मैं किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसको ऐड भी किसी रो में ही करूँगा। मतलब अगर मैं इस तरह से ऑपरेशन लगाता हूँ R1 की जगह R1 प्लस के C3, तो ये गलत होगा। अगर मैं कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको रो में ऐड नहीं कर सकता, इसको मुझे कॉलम में ही ऐड करना होगा। दूसरी बात, एरो मार्क से तुरंत पहले और एरो मार्क के तुरंत बाद सेम रो या सेम कॉलम होना चाहिए। जैसे यहाँ दोनों R1 हैं, यहाँ दोनों C1 हैं, यहाँ C2 भी हो सकता था और यहाँ R2 भी हो सकता था। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। मान लीजिए हम इस डिटर्मिनेंट पे ये प्रॉपर्टी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट रो, इसका मतलब है कि आप R3 को यानी कि थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई करके R1 में यानी कि फर्स्ट रो में ऐड करें तो क्या आएगा, A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3 और C1 प्लस के C3। R1 में चेंज होगा, R2 यानी A2 B2 C2 और R3 यानी A3 B3 और C3 सेम रहेंगे। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप इस डेटर्मिनेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो भी इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो डेटर्मिनेंट है ये ए डेटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टडी की कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटर्मिनेंट है जिसकी कोई रो या कोई कॉलम दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में है तो हम उसको दो डेटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं वो प्रॉपर्टी नंबर 5 इस डेटर्मिनेंट पे अप्लाई कर दूं तो A1 B1 C1 के A3 के B3 के C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये जो फर्स्ट डेटर्मिनेंट है ये A है, प्लस प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर हम डेटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो डेटर्मिनेंट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप इस डेटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को देखिए, सभी में से K कॉमन आ रहा है तो आप K को बाहर निकाल सकते हैं। A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। प्यारे बच्चों यहाँ मैं आपको एक पॉइंट नोट करवा दूँ जो कि मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट का एक डिफरेंस भी है। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 6 4 2 4। आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन आ रहा है। तो जब आप इसमें से 2 बाहर लेते हैं तो हर एक एलिमेंट में से लेते हैं 1 2 3 4 5 3 2 1 2। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स की जगह ये डेटर्मिनेंट होता 2 4 6 8 10 6 4 2 4, तो अब अगर मैं सिर्फ R1 में से 2 कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ 1 2 3 8 10 6 4 2 4। अब मैं अगर सिर्फ R2 में से 2 कॉमन लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 3 4 2 4। इसी तरीके से अब अगर मैं R3 में से कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। यानी कि ये मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट का एक डिफरेंस है कि अगर मेरे को मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन चाहिए
तो मुझे हर एक एलिमेंट को उस एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, उस स्केलर से डिवाइड करना पड़ेगा। जबकि डेटर्मिनेंट में अगर मुझे किसी रो में से या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन निकालना पड़े तो मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट रो में से मैंने k कॉमन ले लिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने स्टडी की थी कि अगर डेटर्मिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस डेटर्मिनेंट में बच्चों R1 और R3 सेम हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि a + 0 = a। इन शॉर्ट बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इस डेटर्मिनेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही a मैट्रिक्स या a डेटर्मिनेंट ही हमारी वैल्यू आई, वही हमारा आंसर हुआ। बस ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, 2 बातें। अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई किसी रो को करेंगे तो उसको ऐड भी किसी रो में करेंगे, अगर कॉलम से करेंगे तो ऐड भी किसी कॉलम में करेंगे। दूसरी बात, एरो मार्क से तुरंत पहले और एरो मार्क के तुरंत बाद सेम रो या सेम कॉलम होगा। बच्चों ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद एक प्रॉपर्टी नंबर 7 है डेटर्मिनेंट की, वो ये है कि अगर आपके पास a और b कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, आप पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ हम लिख सकते हैं इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो या तो आप पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में उसका जो मैट्रिक्स आएगा उसका डेटर्मिनेंट निकाल लें, या फिर आप पहले a का डेटर्मिनेंट निकाल लें फिर b का डेटर्मिनेंट निकाल लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो बच्चों ये थी डेटर्मिनेंट की 7 प्रॉपर्टीज़। अब अगर मैं बात करूं तो डेटर्मिनेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो डेटर्मिनेंट पे बेसिकली 3 ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इसके अलावा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है, अगर मैं कोई 2 रोज़ को इंटरचेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। RI RJ का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं R1 और R3 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, R2 और R3 को इंटरचेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा है कि अगर हम कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें माइनस का साइन बाहर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, आप किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे R1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने पढ़ा कि अगर हम डेटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेटर्मिनेंट उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बाहर 1/10 करना पड़ेगा। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बाहर 1/5 करना पड़ेगा। अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो बाहर 1/k अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो यही प्रॉपर्टी नंबर 6 थी जो हमने अभी अभी स्टडी की। जैसे R1 की जगह R1 + 3R2, इसका मतलब है R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना और जो रिज़ल्ट आएगा वो R1 की जगह लिखना। बच्चों यही 3 ऑपरेशन मैं कॉलम पे अप्लाई कर सकता हूँ। CI और CJ को इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और CI + K CJ मतलब किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड किया जा सकता है। तो इसके अलावा डेटर्मिनेंट पे कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। बच्चों ये थी डेटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखें, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी बातें बताई गई हैं उनको नोट करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज कैसे करना है वहाँ हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इसमें दी हुई बातों को अच्छे से समझें और उनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।